नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम आज का इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस लेके। ये एक मुहिम है एडुकेशियस प्लेटफॉर्म की, जो कि डेली इकोनॉमिक टाइम्स का एनालिसिस प्रोवाइड करती है उन सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को या उन लोगों को जो कि अर्थ जगत की या फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक न्यूज से रूबरू होना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना है। हम अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करते हैं कि फॉर कंप्लीट अपडेटेड मटेरियल ऑन इकोनॉमिक टाइम्स यू मे सब्सक्राइब टू देयर इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल वर्जन बाय देयर गोइंग थ्रू देयर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज इकोनॉमिक टाइम्स वेबसाइट। सो let's start with today's economic time analysis. Moving on to front page news. Supreme Court panel can't say there was a failure on SEBI's part. जो सुप्रीम कोर्ट है, आपने देखा होगा कि जो अडानी हिडनबर्ग इश्यू है, जो हम कई दिन से याद रिवाइज कर रहे हैं, कई दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरिंग अवर वेरियस सेक्शंस ऑफ इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस। हमने इसको बार बार डिस्कस किया। हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए थे अडानी ग्रुप पे कि यहाँ पे जो इरेगुलरिटीज हुई हैं और सिक्योरिटी मार्केट की रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया, बाईपास किया गया है और डिफरेंट जो एलिगेशंस लगाए गए, जिसके बाद आपने देखा था कि अडानी ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक्स, शेयर्स एंड स्टॉक एकदम गिर गए थे और करीबन कई लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन में कमी आई थी अडानी के स्टॉक्स में। उसके बाद काफी पीआईएल दाखिल की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारा एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जस्टिस एजे सप्टे की अध्यक्षता के अंदर, जिस कमेटी ने अभी अप्रैल के अंदर एक क्लोज्ड एनवलप के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। एक पैनल बनाया गया था जिसमें कुछ बैंकर्स थे, नंदन नीलेकनी जी जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, और जस्टिस एक हाई कोर्ट जस्टिस भी थे। तो ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। साथ में सेबी को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया था, इंक्वायरी के लिए बोला गया था। सेबी ने अभी एक्सटेंशन मांगा था, जिसमें शुरू में 2 महीने का एक्सटेंशन, 3 महीने का एक्सटेंशन अभी 12 मई को दिया, बट अब बोल दिया गया है कि आपको, हमें सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला है कि 14 अगस्त तक आप हमें इसके बारे में रिपोर्ट दें कि क्या चल रही है, क्या इंक्वायरी है, क्या वो है। अभी जो पैनल है उसका जो क्लोज्ड एनवेलप था उसको खोला गया है और उसकी रिकमेंडेशन से रिलेटेड आज की हेडलाइन है। जो पैनल है उसने ये कहा है कि बेसिकली मेन बात ये कही है, जो 6 मेंबर एक्सपर्ट पैनल था, उन्होंने 6 मेंबर एक्सपर्ट पैनल था, उन्होंने बोला है कि इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कंक्लूड दैट देयर वाज अ रेगुलेटरी फेल्योर on the part of Securities and Exchange Board of India in handling certain allegation for violation against Adani Group companies. As per the committee, the ongoing SEBI investigation had so far not found any instances of violation of minimum shareholding norms by Adani Group or breach of regulation pertaining to some party transactions. तो जो पैनल है, 6 मेंबर पैनल था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा है कि अभी ये कहना नामुमकिन है कि सेबी की तरफ से कोई जो हमारे रेगुलेटर है सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट के, उनकी तरफ से कुछ रिलैक्सेशन दी गई थी या फिर कुछ इरेगुलरिटीज की गई थी या फिर रेगुलेटरी फेल्योर रहा था ऑन द पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ सर्टेन एलिगेशन अगेंस्ट दी अडानी ग्रुप। तो अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ भी गलत हुआ था या फिर रेगुलेटरी फेल्योर था। और ये भी नहीं, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी नहीं मिले हैं जहां पे जो कि मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स होते हैं अडानी ग्रुप के खिलाफ, जो कि रिपोर्ट के अंदर बताया गया था। ऐसे एलिगेशन जो लगाए गए थे उनसे रिलेटेड भी कोई ठोस या पुख्ता एविडेंस नहीं मिले हैं। तो ये सारी रिपोर्ट है जिसमें सेबी को एक तरह से क्लीन चिट भी मिल गई है। और इसके बाद जैसे ही ये रिपोर्ट ओपन हुई है, उसके बाद से जो अडानी ग्रुप के हैं उनके स्टॉक्स ने रैली दिखाई है और कल करीबन 7% तक की इंक्रीज हुए हैं इनके स्टॉक प्राइसेस के अंदर। और इट वाज इंटरप्रेटेड दैट दे हैव बीन गिवन क्लीन चिट टू अडानी। ये एक इंटरप्रिटेशन की गई मार्केट के अंदर कि अडानी को क्लीन चिट मिल गई है।
बट अभी देखना बाकी रहेगा, क्योंकि सेबी को 14 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है जिनके बारे में सेबी को अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी उनको देखना पड़ेगा। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल था उसके व्यूज क्या है। नंबर 1, रिलेटेड टू मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हुई थी, इन क्वेश्चन डिक्लेयर्ड बेनिफिशियल ओनर्स एज रिक्वायर्ड अंडर पीएमएलए, तो उसमें ये बताया गया कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुई थी उसके अंदर जो बेनिफिशियल ओनर रहे थे वो सेम ओनर है। उसमें कहना कोई उचित नहीं होगा कि यहाँ पे कोई रेगुलेटरी फेलियर हुआ था। यहाँ पे रिलेटेड टू पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर, जो सेबी इन्वेस्टिगेशन 13 ट्रांजैक्शन टाइम बाउंड कंप्लीशन अर्ज, सेबी के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो 13 ट्रांजैक्शन रही हैं उनमें उसको पैनल ने बोला है कि आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में करनी चाहिए। तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू रिटर्न टू अ फाइंडिंग ऑफ रेगुलेटरी फेलियर ऑन पार्ट ऑफ सेबी। कमेटी ने ये बोला है कि सेबी ने और टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, जो कि अभी लास्ट वीक ग्रांट कर दिया गया था 14 अगस्त तक का। एंड इट सजेस्ट अ कोहेरेंट एनफोर्समेंट पॉलिसीज फॉर बोथ अप्रोच। जो स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन है, इससे रिलेटेड 849 अलर्ट्स जारी किए गए थे अडानी स्टॉक से रिलेटेड। एंड एक्सचेंजेस जो हैं, जो ट्रेड एक्सचेंज हैं, they gave 4 reports based on this, 2 before the Hindenburg report and 2 after it, and there was no evidence of abusive trading, there was no evidence or pattern of abusive trading, जो कि कुछ ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि जो कि अब्यूसिव ट्रेडिंग हुई है। कुछ एंटिटीज थी जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली थी बिफोर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आए थे, और उसके बाद जब शॉर्ट सेलिंग हुई थी तो उनको इस चीज से फायदा मिल गया था। ये भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्या ये जो रिपोर्ट दी गई थी क्या वो उन एंटिटीज से रिलेटेड थी। सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू रिटर्न अ फाइंडिंग ऑन रेगुलेटरी फेल्योर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चेंजेस प्रपोज टू एंजल टैक्स रूल्स। जो एंजल इन्वेस्टिंग होती है, एंजल इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, अभी एंजल इन्वेस्टमेंट वो होती है जो स्टार्टअप्स को पैसे दिए जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा, उनको इंक्रीज करने, उनको फंडिंग करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उनको एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो इंडिया ने प्रपोज किया है कि कुछ ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स और एंटिटीज हैं जिनको हम एंजल टैक्स से बाहर करना चाहते हैं। जो एंजल टैक्स होता है बेसिकली वो टैक्स होता है जो स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए दिए जाने वाले पैसे के ऊपर लगता है, उसको हम एंजल टैक्स बोलते हैं। इंडिया ऑन फ्राइडे प्रपोज टू एक्सक्लूड अ होस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग sovereign wealth fund and pension fund from the purview of so-called angel tax, offering the much needed relief to the startup sector, जो कि अभी जिनकी फंडिंग विंटर चल रही है, जिनको फंडिंग मिलने में परेशानी हो रही है नए नए स्टार्टअप्स को। तो कुछ ऐसे सॉवरिन वेल्थ फंड है या फिर पेंशन फंड है, इनको जो एंजल टैक्स है उसके दायरे से बाहर कर दिया गया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर करते हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल बैंक या फिर मल्टीलेटरल एजेंसी करती हैं, या फॉरेन पेंशन एंड एंडाउमेंट फंड करते हैं, फॉरेन बैंक करते हैं, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी करती हैं, या वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और एंटिटी जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हैं, ऐसे लोगों को इस एंजल टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये अभी स्टार्टअप्स को जिनको फंडिंग मिलने में परेशानी हो रही है उनको फंडिंग दिलाने के अंदर सहायता करेगा, उनको फंडिंग मिलने में परेशानी कम होगी। ब्रॉड बेस्ड पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल और फंड वेयर नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन सच व्हीकल इज मोर देन 50 बारिंग हेज फंड हैव आल्सो बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टैक्स परव्यू। जो ब्रॉड बेस्ड टैक्स फंड है जहां पे कई नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स मिलके, जो कि 50 से ज्यादा हो सकते हैं, एक ऐसा स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं जहां पे 50 से ज्यादा इन्वेस्टर होते हैं, उनको भी इस दायरे से बाहर कर दिया गया है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इनटू स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय वो ही स्टार्टअप
जिनको रिकॉग्नाइज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विल नॉट अट्रैक्ट दिस टैक्स। इसको इस टैक्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो और इसकी जो वैल्यूएशन है, किसी भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन है, वो सिर्फ 2 आधार पे ही नहीं होगी। इनको डिटरमाइन करने के लिए कई आधार बनाए गए हैं। 5 मोर वैल्यूएशन मेथड टू डिटरमाइन द टैक्स कुड बी अलाउड। 5 और मेथड बनाए गए हैं। अ सेफ हार्बर ऑफ 10% वेरिएशन फ्रॉम डिटरमिन्ड वैल्यू में भी प्रोवाइडेड। अभी क्या है, जो एक इश्यू ये भी आता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं of all kinds, leaving only those individual investor and company to comply with the prescribed valuation norm. Perhaps the variation from prescribed valuation could have been kept at 25% instead of 10%. Basically ये जो 10% का इशू है, ये क्या रहता है? जो अकाउंट की फ्लक्चुएशन रहती है, किस बेस पे रहती है? फॉरेन करेंसी, जो हमारा करेंसी की जो वैल्यू रहती है, फर्दर टू अकाउंट फॉर फॉरेक्स फ्लक्चुएशन। जो फॉरेक्स की, फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन रहती है, रुपी और डॉलर का मिसमैच रहता है, उसको अकाउंट में लेने के बाद बिडिंग प्रोसेसेस एंड वेरिएशन इन अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स व्हिच में अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ दिस अनकोटेड इक्विटी शेयर ड्यूरिंग मल्टीपल राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज प्रोपोज्ड टू प्रोवाइड अ सेफ हार्बर ऑफ 10% वेरिएशन फ्रॉम द डिटरमिन्ड वैल्यू। होता क्या है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, उसकी कुछ इन लोगों ने डील टर्म्स की, बट ड्यू टू मिसमैच इन फॉरेक्स फ्लक्चुएशन हो गया, या फिर कोई बिडिंग प्रोसेस के अंदर कोई इश्यू आ गया, या फिर कोई और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर वेरिएशन आ गई, तो उसके कारण इनकी जो इन्वेस्टमेंट की कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहती है उसमें मिसमैच आ जाता है, वैल्यूएशन में मिसमैच आ जाता है। तो उसको टैकल करने के लिए 10% का सेफ हार्बर प्रोवाइड किया गया है कि जो 10% की वेरिएशन, 10% की फ्लक्चुएशन होगी, उसको जो डिटरमिन्ड वैल्यू की 10% होगी, उसको हम सेफ हार्बर मींस वो उसको 10% तक ही हम कंसीडर कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। इंडस्ट्री के लोगों ने बोला है कि ये 25% तक हमें हो जाता तो अच्छा रहता। अभी बेसिकली सारे कंटेक्स्ट में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाली वह बात है, वो है, हमने सुना होगा, एक एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं तो हम देखते हैं पहले एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट। आपने ये 2 टर्म सुनी होंगी, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट। दोनों ही स्टार्टअप्स को फंडिंग करती हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या रहता है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर ऑपरेट्स इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली। ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, उनका खुद का पैसा होता है, उनके खुद का फाइनेंस होता है, और वो स्टार्टअप्स को बढ़ाने देने के लिए इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली किसी मतलब समूह के दबाव में या फिर किसी फर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो जिनके पास खुद का बहुत पैसा होता है और वो किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट बिलोंग टू अ फर्म और कंपनी। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो किसी फर्म का या किसी कंपनी का हिस्सा होते हैं बेसिकली। टिपिकली इन्वेस्टमेंट बिटवीन $25,000 एंड $100,000। जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बेसिकली $25,000 से लेके $1,00,000 तक की इन्वेस्टमेंट रहती है। अगर वो ग्रुप एंजल ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कुछ ग्रुप बना के, तो ये इन्वेस्टमेंट $750,000 तक जा सकती है। जबकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनकी एवरेज इन्वेस्टमेंट रहती है मोर देन $7 million। जो एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट इज मोर देन $7 million। ये मेनली जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं मेनली ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग, ये सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस ही प्रोवाइड करते हैं। किसी को स्टार्टअप को पैसे की जरूरत है, फंडिंग ही करते हैं। जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट सीक अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एंड अ टैलेंटेड मैनेजमेंट टीम। जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट इसके जो कंट्रोल का दायरा रहता है वो ज्यादा रहता है। वो सिर्फ फंडिंग ना दे दे के उनको जो प्रोडक्ट सर्विसेज आपकी कंपनी ऑफर कर रही है उसके ऊपर उनको स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट चाहिए होता है, और उनको स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम चाहिए होती है।
इसीलिए वो खुद भी मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन जाते हैं। उनका ज्यादा दबाव रहता है कंपनी पे वेंचर कैपिटलिस्ट का। एंजल इन्वेस्टर्स मेनली स्पेशलाइज्ड इन अर्ली स्टेज कंपनीज ड्यूरिंग द मार्केट एंट्री। जब मार्केट एंट्री में कोई कंपनी नई एंटर करती है, नया स्टार्टअप होता है, उसे फंडिंग की जरूरत होती है, उसको पूरा करने के लिए बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। जबकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो इन्वेस्ट इन दोज स्टार्टअप्स दैट शोज अट्रैक्टिव ग्रोथ पोटेंशियल। वो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो ऐसी कंपनी, ऐसे स्टार्टअप चूज करते हैं जिन्होंने रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है पिछले क्वार्टर में या पिछले कुछ टाइम में, और जिनका हाई पोटेंशियल है आगे ग्रोथ होने का। तो वो उसको पूरी तरह अफेक्ट करने के लिए और उसके पूरा स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वो अर्ली इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स यूजुअली डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंजल इन्वेस्टर बेसिकली फंडिंग करते हैं और वो ज्यादा कंपनी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहूंगा, या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होते। वो पैसा दे देते हैं कि आप, मैं पैसा दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, आप कीजिए, आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च कीजिए। जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट विल क्रश योर कंपनी मोर लाइकली एज दे टेक अ सीट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द फर्म एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो आपकी कंपनी को खत्म तक कर सकते हैं अगर वो चाहे, फंडिंग अगर उन्होंने की हुई है, क्योंकि सबसे पहले तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा हो जाते हैं, दूसरा वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्ट करते हैं, और उनका अल्टीमेटली आपके स्टार्टअप पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। तो ये बेसिकली एक कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं कि एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो हमने आज ये डिस्कस किया एंजल इन्वेस्टर वर्सेस वेंचर कैपिटलिस्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आरबीआई टू विड्रॉ 2000 रुपीज बैंक नोट। अभी कल एक नोटिफिकेशन आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि 2000 रुपए के जो नोट हैं, 2000 रुपए के जो नोट हैं वो विड्रॉ कर रही है आरबीआई, और नए इश्यू करने तो उन्होंने 2019 के अंदर ही बंद कर दिए थे। इसकी प्रिंटिंग 2019 में स्टॉप कर दी गई थी, जिससे और बैंकों को यूजुअली हिदायत दी गई थी कि कम से कम सर्कुलेशन में आए 2000 रुपीज के नोट। अभी इन्होंने टाइम दे दिया है 30 सितंबर तक का, कि 30 सितंबर तक आपके पास, जिसके पास भी 2000 रुपए के नोट है, आप वो बैंक में डिपॉजिट करवाइए। उनके बदले छोटी डिनोमिनेशन के नोट भी ले सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस में भी रख सकते हैं। तो ये 30 सितंबर तक का समय दिया है 2000 रुपए के नोट के लिए। बेसिकली एक नोट की जो उम्र होती है वो 4-5 साल होती है। 2019 के बाद नए नोटों की प्रिंटिंग हुई नहीं है, तो ऑलरेडी 4 इयर्स के अराउंड लास्ट जो प्रिंटेड नोट्स थे उनकी 4 साल की एज हो चुकी है। तो अभी ये इनको बेसिकली लिया जा रहा है 30 सितंबर तक, और ये वैसे लीगल टेंडर रहेंगे एकदम से, जैसे 2016 की जो डिमोनेटाइजेशन था उसकी तरह नहीं होगा कि एक दिन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की और ओवरनाइट सब नोट बेकार हो गए, सब बिल्स जीरो लेवल के हो गए। ऐसा नहीं होगा। ये 30 सितंबर तक आप बदलवा सकते हैं, कोई हड़बड़ाटी करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास 2000 रुपीज नोट है वो अपने बैंक अकाउंट में डलवा सकते हैं या फिर बैंक ब्रांचेस से छोटी डिनोमिनेशन के नोट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इम्पैक्ट किसको करेगा? जैसा कि पिछली डिमोनेटाइजेशन ने आम आदमी को भी इम्पैक्ट किया था, बिजनेसेस को भी किया था, ऑल ओवर पूरी कंट्री को हिला दिया था। लेकिन ये जो प्रोसेस होगा ये बेसिकली ग्रे मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आप और हमने देखा होगा कि आज के दिन आम लोगों के पास, मिडिल क्लास के पास 2000 रुपीज की जो पैसे हैं वो नहीं है, क्योंकि यूजुअली ये सर्कुलेशन में 2019 से ही बंद हो चुके हैं। जो ये इनकी पाइल ऑफ 2000 रुपीज नोट है बेसिकली ग्रे मार्केट के अंदर है, ब्लैक मार्केट के अंदर है, और उस मार्केट में है जो कैश हैवी बिजनेस है, या तो जीएसटी बचाने के लिए या फिर ब्लैक का काम करने के लिए, जिनके पास ये है 2000 के, वो उस ब्लैक और ग्रे मार्केट के अंदर है। तो बेसिकली ये इट विल चेक नॉट ओनली द ब्लैक मनी सर्कुलेशन बट ऑल्सो इट्स जनरेशन। तो ये एक इम्पैक्ट होगा ब्लैक मनी के ऊपर, जो कि कैश हैवी बिजनेस या ग्रे मार्केट का पार्ट है। क्योंकि जिन लोगों ने पहले
₹1000 के नोट के बदले 2000 करवा लिए थे जैसे तैसे पिछली साल करके। अभी इतना टाइम नहीं होगा उन कैश होल्डर के पास, बेसिकली दीज आर कैश होल्डर जो होल्डिंग करते हैं कैश की, नोट्स की, बिल्स की, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि ये सारा वो डिपॉजिट करवा सके। अगर वो डिपॉजिट अपने अकाउंट में भी करवाएंगे तो एक चेक एंड बैलेंस रहेगा कि इसके पास इतने पैसे कहां से आए, तो जो टैक्स अथॉरिटीज है वो भी उसके ऊपर एक नजर रख सकती हैं। तो ये भी एक मास्टर स्ट्रोक रहेगा गवर्नमेंट का ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नो टीसीएस फॉर ओवरसीज कार्ड स्पेंड्स अप टू 7 लाख रुपीज। हमने देखा था कल, हमने 2 दिन से हम टीडीएस और टीसीएस भी डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा था कि जो नए रूल थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, जिसमें इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग्स के ऊपर को एलआरएस स्कीम के दायरे में ले लिया गया था और वहां पे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के दायरे में लेके और उसको 20% टीसीएस का दायरे में कर दिया गया था, जिससे कि टूरिज्म इंडस्ट्री और जिन लोगों ने टूर पैकेजेस ओवरसीज के बुक करवा रखे थे और या फिर वो जाने का भी पीक सीजन में जाने का था, उनकी तरफ से मार्केट में रोष था। लेकिन नए एफएक्यूज में नई क्लैरिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है कि ये 7 लाख रुपए तक एग्जेम्प्टेड रहेगा जो भी ओवरसीज क्रेडिट एंड डेबिट, बोथ क्रेडिट एंड डेबिट स्पेंडिंग अप टू ₹7 लाख पर ईयर, 7 लाख रुपए हर साल बाय एन इंडिविजुअल विल नॉट काउंट टुवर्ड एलआरएस स्कीम एंड देयरफॉर नॉट फेस द 20% टीसीएस, जो कि 1 जुलाई से लागू हो रहा है। हमने देखा था कि कुछ गाइडलाइंस आनी थी इसके ऊपर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निकाल दिए थे, बट कुछ क्लैरिटी आनी थी, तो अभी क्लैरिटी दे दी गई है कि 7 लाख रुपए तक की जो स्पेंडिंग होगी इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड से वो एलआरएस के दायरे में नहीं आएगी एंड अल्टीमेटली 20% टीसीएस के दायरे में भी नहीं आएगी। इट इज अ पॉजिटिव स्टेप इन द फॉर द टूरिज्म सेक्टर एंड ऑल्सो अदर। और पहले ही बता दिया गया था कि जो कॉर्पोरेट कार्ड होल्डर है वो तो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड थे फॉर देयर ऑफिशियल एक्सपेंडिचर इन ओवरसीज मार्केट, दे विल आल्सो नॉट अट्रैक्ट द टीसीएस। आरबीआई टू ट्रांसफर 87,416 करोड़ सरप्लस टू गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल 23। ये बेसिकली एक गुड न्यूज है सरकार की फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, क्योंकि जो आरबीआई है उसके बोर्ड ने फैसला दिया है कि हम सरकार को 87,416 सरप्लस पैसा हमारे पास जो है वो, क्योंकि एक पीएसयू है तो पीएसयू अपना सरप्लस फंड होता है वो सरकार को देती है, तो ये इट विल ट्रांसफर 87,416 करोड़ एज सरप्लस फॉर द फिस्कल ईयर एंडिंग मार्च 2023 अप फ्रॉम 30,307 करोड़ अ ईयर लेटर। लास्ट ईयर जो सरप्लस दिया था आरबीआई ने वो 30,000 करोड़ दिया था, जो कि इस साल बहुत ज्यादा मोर देन ट्वाइस अप्रोक्सीमेटली 3 गुना देंगे 87,416 करोड़। ये बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अकाउंटिंग ईयर। किसके अकाउंटिंग ईयर के लिए है? 2022-23 के लिए। while deciding to keep the contingency fund risk buffer at 6%। बजट एस्टीमेट जो थे वो 48,000 करोड़ के थे, जो बजट एस्टीमेट बनाए गए थे कि हमें बैंकों से और आरबीआई से 48,000 करोड़ रुपए हमारी किटी के अंदर आ जाएगा, बट आरबीआई ने सबको सरप्राइज कर दिया है 87,000 करोड़ का घोषणा करके कि हम ये सरप्लस गवर्नमेंट को देंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जोमेटो ट्रिम्स लॉस एम्स टू सर्व नेट प्रॉफिट इन अ ईयर। अभी देखा था कि जोमेटो स्विगी बेसिकली काले बादल चल रहे थे और ये ओएनडीसी के आ जाने से भी परेशान थे, तो अभी लेकिन जोमेटो ने अपना लॉस जो है वो कम किया है अब पिछले क्वार्टर में, और इस साल में इसको नेट प्रॉफिट में जाने की उम्मीद है। डिलीवरी Q4 रेवेन्यू फॉल्स 10%, लॉस वाइडन्स टू 158 करोड़। जो डिलीवरी कंपनी है, एक लॉजिस्टिक कंपनी है, इसका जो रेवेन्यू है वो 10% तक कम हुआ है और इसका लॉस बढ़ने की संभावना है, जो कि 158 करोड़ रुपए तक जा सकता है। टेलीकॉम कंपनीज टेक टफ कॉल टू इम्प्रूव ARPU। जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, अभी इसका शिकार मैं भी हुआ था लास्ट वीक। मेरी इनकमिंग कॉल भी बंद हो गई थी एंड आई वाज इन दैट डायलेमा की इनकमिंग बंद कैसे हो सकती है। पीपल वर कंप्लेनिंग मी कि आपका फोन नहीं लग रहा है, तो दूसरे व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो आई वाज इन दिस की आउटगोइंग बंद होते तो सुना था, इनकमिंग बंद होते हुए
पहली बार देख रहे हैं ड्यू टू नॉन रिचार्ज। तो मुझे पता चला, मैंने देखा कि 5 मई को मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था। बेसिकली पहले क्या होता था, इनकमिंग आपकी चलती रहती थी, जो कि लाइफ टाइम प्लान दिए गए थे उसमें आपकी इनकमिंग चलती रहती थी, सिर्फ आउटगोइंग बंद होती थी आफ्टर योर डेटा पैक और आफ्टर योर वैलिडिटी पैक इज ओवर। बट अभी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो जियो, भारती एयरटेल, क्योंकि ये 2024 के जनरल इलेक्शन तक टैरिफ तो नहीं बढ़ा सकते, जो कॉल डेट्स वगैरह टैरिफ्स वगैरह है वो बढ़ा पाने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है। तो उन्होंने नया तरीका निकाला है कि 2-3 चीजें होती हैं कि जैसे डेटा एड ऑन्स है, आप 3 बार ही डेटा एड ऑन करवा सकते हैं, एक बार डेटा खत्म हो गया अदरवाइज आपको दोबारा रिचार्ज करवाना पड़ेगा। आपकी इनकमिंग अगर एक पैक की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से आप असमंजस में हो जाएंगे, आपको करवाना ही पड़ेगा रिचार्ज। तो ये आपका ARPU बढ़ाने के लिए, ARPU इज बेसिकली एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए विदाउट हैविंग टू इंक्रीज द टैरिफ्स, इस टैरिफ को बढ़ाए बिना, कॉल डेट्स को बढ़ाए बिना अपना एवरेज वैल्यू हर यूजर से अपनी ज्यादा पैसे निकालने के लिए ये तरीके अपनाए जा रहे हैं। एंड बेसिकली इन अ शॉर्ट टाइम इट विल इम्पैक्ट देयर रिवेन्यूज ऑल्सो। बट बेसिकली 2024 के इलेक्शन तक टैरिफ बढ़ने की संभावना तो नहीं है, उसके बाद ही बढ़ने की संभावना है। नो हेडलाइन टैरिफ हाइक, अभी तक नवंबर 2021 के बाद कोई टैरिफ हाइक नहीं हुआ है। नेक्स्ट राउंड ऑफ टैरिफ हाइक एक्सेप्टेड आफ्टर जनरल इलेक्शन ओनली। मेजर्स टेकन बाय टेलीकॉम कंपनीज आर ब्लॉकिंग इवन द इनकमिंग कॉल in case the customer does not top up soon after expiry. It will impact, it pushes the user to recharge plans promptly on expiry, जैसा कि मैंने फेस किया। Allowing only 3 data top ups after the expiry of voice और data pack, सिर्फ 3 ही डेटा टॉप अप करवा सकते हो आप अगर आपका पैक एक्सपायर हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, नट सब्सक्राइबर टू अपग्रेड टू हायर प्राइस डेटा प्लान विद लार्जर एलोकेशन। और ये जो स्टैग्नेटिंग ARPUs है ये भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो का है। Moving on to next news, LNG deal, GAIL seeks damages from Gazprom। जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने एक फॉरेन कंपनी है गैज़प्रोम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर, इसके साथ डील की थी, एक गैस से रिलेटेड LNG की डील की थी, जो कि कुछ ये कमिटमेंट, गैज़प्रोम कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाई और सप्लाई फेल कर दी गई, जिससे गेल इससे कंपनसेशन मांग रहा है। और लंदन के अंदर आर्बिट्रेशन की जो बोर्ड है वहां पे वी हैव फाइल्ड आर्बिट्रेशन इन लंदन एंड सीक्स फॉर damages from this GMTS over the non-supply or less supply of liquefied natural gas। liquefied natural gas की सप्लाई के लिए गज़प्रोम से गेल इंडिया आर्बिट्रेशन के थ्रू डैमेज चार्जेस मांग रहा है। तो बेसिकली गेल रिपोर्टेड है 77.5% slump in March quarter net profit after higher gas prices and supply distribution from Russia। यहाँ पे जो मार्च के क्वार्टर में 77.5% तक का देखा गया, क्योंकि गैस के हाई प्राइसेस थे, प्रॉफिट नहीं हो पाया गेल को, और जो रशिया का इशू चल रहा है उसकी वजह से भी सप्लाई के अंदर कंस्ट्रेंट रहे। अभी देखते हैं, ये इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था GMTS के साथ, ये 20-20 साल की एक डील हुई थी जो कि 2012 में हुई थी फॉर एनुअल सप्लाई ऑफ एवरेज 2.5 मिलियन टन ऑफ LNG। GMTS was a unit of Gazprom Germania, Gazprom Germania की एक यूनिट थी GMTS, जिसका नाम अभी सेफे हो गया है। However, Gazprom gave the GMTS ownership after sanctions were imposed on Moscow for invading Ukraine last February। ये बेसिकली रशिया के जो यूक्रेन इशू चल रहा है उसकी वजह से ही, इनके ऊपर सैंक्शंस की वजह से ये इशू चल रहा है। GMTS was to supply 40 cargoes per annum to GAIL, but it has only supplied 16 cargoes। तो सिर्फ 16 कार्गो, हर साल 40 आने थे, 16 ही आ रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मोदी जेलेंस्की मीट में हैपनिंग हिरोशिमा। अभी जो G7 का सेशन चल रहा है, हिरोशिमा जापान के अंदर चल रहा है, तो
सब पूरी दुनिया की निगाहें होंगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां पे अटेंड करने जा रहे हैं। क्या वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ मिलेंगे? क्या रहेगा, क्या उनकी मुलाकात का इम्पैक्ट रहेगा? क्योंकि हमें ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली देखना पड़ेगा। हमारे रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है, लेकिन हमारे यूक्रेन के साथ रिलेशन खराब नहीं है, वहां भी अच्छे रिलेशन है। तो देखते हैं हमारी जो हायर लीडर्स की मुलाकात का क्या इम्पैक्ट रहता है। क्या ये आने वाले रशिया यूक्रेन वॉर को इम्पैक्ट करेगा, या फिर इन दोनों क्या हम वॉर खत्म करवाने में एक अहम पार्टनर का हक अदा कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नो रॉन्ग डूइंग्स रिजिजू ऑन ऑस्ट्रेलिया लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू को कल लॉ मिनिस्टर हटा के अर्जुन मेघवाल को कर दिया गया था। तो अभी किरण रिजिजू बेसिकली ने ये बोला है कि इट इज जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ जो हमारे लेजिस्लेचर का फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट चलाने के लिए रिशफलिंग होती रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगे हैं, या फिर ये जस्ट एक नॉर्मल प्रोसेस है। 28 मिनिस्टर्स में भी स्worn in टुडे, पोर्टफोलियोज लेटर। अभी जो कर्नाटका का था कल फाइनल हो गया था। सिद्धारमैया विल बी सीएम, डीकेएस विल बी डिप्टी सीएम, और आज उनकी ओथ सेरेमनी रहेगी। 28 मिनिस्टर जिसके अंदर पद लेंगे, बनाए जाएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे, और उसके बाद 4 पोर्टफोलियो खाली है। अगर किसी की नाराजगी होती है वो भरने के लिए अभी किसी को पोर्टफोलियो नहीं दिया जाएगा। बेसिकली अभी सिर्फ शपथ ग्रहण रहेगी, मिनिस्टर्स बना दिए जाएंगे। वीकेंड तक पोर्टफोलियो देने की संभावना है, 1 वीक तक। बनर्जी, जो ममता बनर्जी को इनविटेशन गया था कर्नाटका के लिए, उन्होंने वो नहीं जा पाएंगी, बट वो अपने एक एमपी को उन्होंने नॉमिनेट किया है इसको अटेंड करने के लिए। ये बेसिकली पॉलिटिकल न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का साइंटिफिक प्रोब का ऑर्डर था ज्ञानवापी मॉस्क पे कि वहां पे जो आर्किटेक्चर है वो शिवलिंग है या नहीं, इससे रिलेटेड साइंटिफिक एनालिसिस किया जाना चाहिए। उन्होंने ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया था, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुई, और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर डिसीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सेंट्रल फॉर्म्स पैनल फॉर पोस्टिंग ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर वाया ऑर्डिनेंस। जो आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी लास्ट वीक दिल्ली से रिलेटेड जो सर्विसेज मैटर से रिलेटेड LG की जो ऑटोनॉमी थी उसके ऊपर बोला था कि LG शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, एंड जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, ये जो लैंड लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के सब्जेक्ट के दायरे में ही सिर्फ वो डिसीजन ले सकता है, बट सर्विसेज मैटर के अंदर उनको मिनिस्टर्स की हेल्प से ही, एड एंड एडवाइस से ही काम करना होगा। तो इसी को देखते हुए अभी सेंटर ने ऑर्डिनेंस पास करके एक वो बना दी गई है दानिक्स के लिए। दानिक्स बेसिकली दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली सिविल सर्विसेज। ये दानिक्स कैडर होता है जो लोग यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं उनके लिए, और इसके लिए उन्होंने एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तर्ज पे ही नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी ये बना दी है ऑर्डिनेंस पास करके, फॉर ट्रांसफर एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ग्रुप ए ऑफिसर। जो ग्रुप ए ऑफिसर है उनके ट्रांसफर और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को लेके एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। आइए देखेंगे कि इसके क्या रिपरकशन रहते हैं। अब ऑब्वियसली सरकार, दिल्ली सरकार की तरफ से इसका विद्रोह किया जाएगा, जो होगा वो आने वाले समय में हम देखेंगे। चलते हैं इकोनॉमी न्यूज की तरफ, मैक्रो एंड मैक्रो। DRHP फाइलिंग फॉर इरेडा लिस्टिंग लाइकली इन 6 मंथ। जो इरेडा है हमारी PSU है, गवर्नमेंट रन है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उसकी IPO को, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को सरकार की सहमति मिल गई है, और जो कैपिटल रेगुलेटर है बेसिकली सेबी है, उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने के अंदर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, जो कि ये इसके स्टॉक्स दे दिए जाएंगे, और जो सरकार का हिस्सा है 25% का जो हिस्सा है वो ऑफलोड कर देगी सरकार इरेडा के अंदर से। और इसने SBI कैपिटल मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट, IDBI कैपिटल मार्केट, इनको अपना सिक्योरिटी मर्चेंट बैंकर बनाया है, और सराफ एंड पार्टनर्स को लीगल एडवाइजर बनाया है। अभी इसका IPO आएगा, एंड आई थिंक IPO कुड बूम इन
डिपेंडिंग अपॉन दी उनका शेयर प्राइस क्या रखा जाएगा। तो 6 महीने के अंदर एक बहुत अच्छा आईपीओ आने की संभावना है, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ ऑफ द इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक का जो Q4 है उसका नेट प्रॉफिट 5 फोल्ड तक पहुंच गया है। बहुत ही अच्छी खबर है। अभी हमने देखा भी था कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, पहले पब्लिक सेक्टर बैंक की डिसइन्वेस्टमेंट का काम चल रहा था, अभी लेकिन मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट में चल रहे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ, बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ ग्रीन लाइन के ऊपर चल रहे हैं। जैसा कि हम आज भी देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक का 5 फोल्ड तक प्रॉफिट हुआ है Q4 में। जो हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि 2025 तक 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का टारगेट है एविएशन इंडस्ट्री में। ब्लेंडिंग 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल by domestic airlines by 2025 could be a reasonable target. Oil Minister Hardeep Puri had said on Friday, welcoming an Air Asia flight that used the blended fuel. तो अभी एक एयर एशिया की फ्लाइट है जिसने ब्लेंडेड फ्यूल यूज किया है। बेसिकली जो फ्यूल यूज होता है फ्लाइट्स के अंदर उसको हम बोलते हैं ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल, और अभी इसकी ब्लेंडिंग करने की बात चल रही है SAF के साथ, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो 1% तक की ब्लेंडिंग होने के चांसेस हैं। अगर 1% का टारगेट हम 2025 तक अचीव कर लेते हैं तो हमें 14 करोड़ लीटर ऑफ SAF हर साल चाहिएगा, लेकिन हम अगर 5% का टारगेट रखते हैं तो हमें 70 करोड़ लीटर ऑफ SAF हर साल चाहिएगा। तो ये हमारी जो योजना है, अभी ब्लेंडिंग तो हो ही रही है नॉर्मल फ्यूल में। तो हमारे हरदीप पुरी जी ऑयल मिनिस्टर ने 1% का टारगेट रखा है फॉर ब्लेंडिंग इनटू एविएशन फ्यूल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, NCLT dismisses IDBI बैंक्स इंसॉल्वेंसी प्ली अगेंस्ट जी ग्रुप। जो जी है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज, जो जिसके ओनर है सुभाष चंद्रा, जो जी समूह है, उसके ऊपर IDBI ने जो हमारे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP के लिए बैंक्रप्सी कोर्ट, जो कि मुंबई की शाखा है बैंक्रप्सी कोर्ट की, उसके अंदर प्लीड डाली गई थी कि जो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज है उसके खिलाफ ये प्रोसेस शुरू किया जाए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, क्योंकि ये डिफॉल्ट कर दिया इन्होंने 149 करोड़ का मुंबई ब्रांच के अंदर IDBI के साथ। लेकिन जो हमारे बैंक्रप्सी कोर्ट के ट्रिब्यूनल, NCLT ट्रिब्यूनल ने उसको फिर डिसमिस कर दिया है, इस एप्लीकेशन को मना कर दिया है लेने के लिए। जो बेंच का व्यू है वो क्या है? द बेंच इज ऑफ द व्यू दैट द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज बार्ड बाय सेक्शन 10A of the Insolvency and Bankruptcy Code. This application is also not maintainable on the ground that it is not accordance with the intent and purport of the court. Basically इन्होंने ये बोला है कि ये जो एप्लीकेशन है, जो कोड के प्रोविजन है उनके दायरे में नहीं आती, और जो इंटेंट है कोड का उसके दायरे से बाहर है, तो हम आपकी एप्लीकेशन है वो डिसमिस करते हैं। As per the provision of section 10A of this code, no application for initiation of corporate insolvency resolution process can be filed in respect of a default that has occurred on or after March 25, 2020 till September 24, 2020। जो कोड प्रोविजन है इसके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के, उसके दायरे में सेक्शन 10A में प्रोविजन है कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की प्रोसेस की फाइल नहीं की जा सकती, जो कि 25 मार्च 2020 और 24 सितंबर 2020 के दायरे में आती है, क्योंकि ये पीरियड वो पीरियड था जबकि कोविड पैंडेमिक वाज ऑन इट्स पीक। तो ये जो इस दायरे की जो एप्लीकेशन है उनको एग्जेम्प्ट किया गया था इस दायरे से। तो ये कोविड आउटब्रेक का इसके अंदर जिक्र किया गया है कि
in the wake of COVID-19 outbreak, subsequent lockdown, government on March 25, 2020 brought in section 10A, which clarified that no application for initiation of CIP shall be filed for any default owner after 25 March 2020 for a period of 6 months or such period not exceeding 1 year from such date. So ट्रिब्यूनल ने इस बात को देखते हुए कहा कि जो आपकी एप्लीकेशन है फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, इट इज नॉट मेंटेनेबल. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, FDI पैनल नोट नीडेड फॉर सिन रिलायंस लाइसेंसिंग पैक्ट. अभी हमने डिस्कस किया था जो रिलायंस रिटेल है वो चाइनीज कंपनी है सिन, जो एक फैशन अपरेल कंपनी है, उसके कपड़े बेचेगी, उसके क्लोथिंग और अपरेल्स बेचने की कवायद चल रही है. तो अभी सवाल उठे थे कि क्या इसके लिए FDI का अप्रूवल चाहिएगा. तो इसके लिए FDI का अप्रूवल नहीं चाहिएगा इस न्यूज के हिसाब से जो प्रेस नोट लागू हुआ है, क्योंकि इसके अंदर सिन जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है. अंडर द अप्रूवल प्रेस नोट 3 वुड बी रिक्वायर्ड. अगर सिन इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो अप्रूवल चाहिए होता है FDI का. सिर्फ इसमें सेइंग जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी और ट्रेडमार्क्स का लाइसेंस देगा किसको, रिलायंस रिटेल को. और रिलायंस रिटेल जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो इंडिया में ही डेवलप करेगा और ये जो ग्लोबल ऐप है सीन का उससे बिल्कुल वोल्ड रहेगा और इसके अंदर दोनों के अंदर आपस में कोई तालमेल नहीं होगा ताकि इंडियन जो यूजर्स हैं उनका डाटा लीक ना हो. उसके पहले डाटा लीक को देखते हुए सिन ऐप को इंडिया ने बंद कर दिया था. So this Indian app would be walled off from Sin's global app. This could be a template. The server will be also server जो होंगे वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही रहेंगे. Foreign companies will have no access to Indian data, no provision of data transfer, and there is a wall between global app and Indian app. Moving on to next, JSW Steel Group Q4 net up 12% on higher sales cooling cost. जो कि JSW स्टील है, जिंदल ग्रुप का समूह है, सज्जन जिंदल का, उसका 12% Q4 के अंदर प्रॉफिट 12% बढ़ा है, हाइयर सेल हुई है और कोस्ट कटिंग भी हुई है. JSW स्टील गेट्स बोर्ड अप्रूवल टू रेज 18,000 करोड़. जो अभी हम 2-3 दिन से ये न्यूज देख रहे थे कि जो JSW का है वो 18,000 करोड़ रुपए रेज करने की कवायद में चल रहा है. तो इसके बोर्ड ने इसको मंजूरी दे दी है और ये जो $1 बिलियन रेज करेगा इन इंटरनेशनल मार्केट. द कंपनी सेड दैट इट विल रेज $1 बिलियन इन इंटरनेशनल मार्केट. ऑफ द टोटल फंड रेज 7,000 करोड़ विल बी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विद वारंट्स एंड 3,000 करोड़ विल बी एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. वो विद वारंट होंगे, ये वारंट होंगे. बेसिकली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और शेयर से रिलेटेड हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे. हम साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी रहती है वो डिस्कस कर रहते हैं. मंथ के एंड के अंदर जो पूरे महीने में इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स आई हैं हम वो भी एक अलग वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे. तो ये बेसिकली जिंदल ग्रुप से रिलेटेड न्यूज थी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मॉनसून एडवांसेस इन अंडमान सी एंड निकोबार. बेसिकली जो मॉनसून है वो एडवांस कर रहा है, अंडमान सी और निकोबार में आ गया है. केरला में 4 जून तक आने की संभावना है. हमारी इंडियन इकोनॉमी जो कि बेसिकली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो मॉनसून पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. अभी मॉनसून टाइमली चल रहा है. भगवान से यही दुआ है कि अच्छा मॉनसून आए तो जो एग्रीकल्चर की यील्ड है वो अच्छी रहेगी, जिससे कि ओवरऑल हमारे किसानों की अगर आय बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इस देश की आय बढ़ेगी. ये देश दिन दुगनी रात चौगुनी उल्टी करेगा. तो इसी के साथ एक अच्छे थॉट के साथ किसानों की उन्नति और प्रगति के लिए दुआ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं. हाजिर होंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स का एनालिसिस लेकर मंडे को. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.